नमस्कार दिशार आउ एक अध्याय को स्वागत करुच्ची मु लक्ष्मीनारायण बक्सी। आज आम सहित अच्छा देशर प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर विजय कुमार सरस्वती। आसंतु जानिबा डॉक्टर विजय कुमार सारस्वत व्यक्तित्व संपर्क रे किछि। डॉक्टर सारस्वत भारतीय विज्ञान जगतर जनाशुना ना। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन सचिव भाव कार्य करी भारतर रक्षा अनुसंधान क्षेत्र में अनेक सफलता अर्जन करिसेंती। तांकरी नेतृत्व में पृथ्वी, धनुष, प्रहार एवं अत्याधुनिक अग्नि 5 रो सफल परीक्षण भारत रक्षा अनुसंधान पई माइल खुंट कहिले अत्युक्ति हेब नाही। डॉक्टर सारस्वतों कार्यकाल समय लघु युद्ध उड़ा जहाज तेजस और युद्ध जहाज आईएनएस एरिहांट भारतर सामरिक शक्ति को द्विगुणित करिपारिछि। डीआरडीओ सचिव भावे अवसर परे वर्तमान नीति आयोगर सदस्य भावरे कार्यभार तुलाउछंती। ग्रीन हाइड्रोजन इंधन कहंतु किंबा इलेक्ट्रिक व्हीकल रो व्यवहार दिगरे तांकर रखिछि अनेक अवदान। सुपर कंडक्टर हेउ अबा कलकारखाना बाहरुवा वर्ज्य वस्तुर रास्ता काम व्यवहार भारतर ज्ञान कौशल को नूतन आशा संचार होइछि। तांकरी अवदान पई भारत सरकार 1998 रे पद्मश्री और 2013 रे पद्मभूषण रे सम्मानित करिसेंती। से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय रे दिल्ली रे कुलाधिपति भावे कार्य तुलाई अनेक विज्ञान और कारीगरी संस्थान पई मार्गदर्शन देई विज्ञान क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत गठन लक्ष्य रे अहरह कार्य करुछंती। सार मध्य जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कुलाधिपति भाव कार्यरत अच्छा। तो आम पचारि बुझा सार अभिज्ञता, सार दिग्दर्शन विज्ञान क्षेत्र में। सर कार्यक्रम के स्वागत करते हैं। सर हमने जो नीति आयोग का जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, ये प्लानिंग कमीशन का डेवलपमेंट के जो अंतर है क्या दिख रही है? देखिए, प्लानिंग कमीशन का जो मॉडल था उसमें क्या होता था कि जो स्टेट्स के बजट इनकी रिक्वायरमेंट्स होती थी उसको एनालाइज किया करते थे और नीति प्लानिंग कमीशन उसको फिर जो 5th 5 ईयर प्लान या 12th 5 ईयर प्लान या 15th 5 प्लान उसके हिसाब से उनका बजट एलोकेट करते थे। तो ज़्यादातर बजट अलॉटमेंट, मनी डिस्ट्रीब्यूशन टू स्टेट्स, ये उनका एक खास काम था। इसके अलावा वो लोग प्लान्स बनाया करते थे जो कि देश फॉलो करता था। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए मॉनिटरिंग भी थोड़ी बहुत करते थे, पर कुछ ही स्कीम्स की करते थे, इतनी ज़्यादा नहीं होते थे। जो नीति आयोग का एक तरीका है उसमें एक मेजर डिफरेंस है कि नीति आयोग भारत सरकार का एक विशेष थिंक टैंक है। एक ऐसा ग्रुप है जो सरकार को नई नई चीज़ें जो देश के विकास के लिए आवश्यक है उनके ऊपर सहायता करता है। हम तरह तरह के एक्सपर्ट्स हमारे पास हैं, जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, साइंस टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स हैं, कॉमर्स के एक्सपर्ट हैं, हर डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स हमारे पास हैं। उनके साथ मिलकर देश को किस किस क्षेत्र में किन चीज़ों की आवश्यकता है, किस तरह से उसका विकास करना चाहिए, इसके ऊपर पूरा थिंकिंग चलता है। और फिर एक सबसे बड़ा मंत्र ये है कि नीति आयोग इसमें विश्वास करता है कि जब तक स्टेट्स ग्रो नहीं होंगी तब तक हमारे देश की उन्नति नहीं होगी। तो हम स्टेट्स को अपने साथ लेके चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में ये हम सोचते हैं कि स्टेट्स को क्या आवश्यकता है। और जैसे किसी स्टेट में एग्रीकल्चर अच्छा होता है, किसी में अच्छा नहीं होता है, तो हम ये बताते हैं कि जहाँ अच्छा नहीं होता है, जहाँ अच्छा होता है, उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं आप कैसे फॉलो कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है एक स्टेट को दूसरे स्टेट के साथ हेल्प कराने का। तीसरा ये होता है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में जब स्टेट और सेंटर का कोई ना कोई मुद्दा होता है, कोई ना कोई प्रोग्राम होता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम नीति आयोग उसको एक ब्रिज की तरह एक्ट करता है। कि मान लो स्टेट की कोई समस्या है जो किसी सेंट्रल मिनिस्ट्री के साथ है, तो उसको हम किस तरह से सॉल्व करें। तीसरी बात हम ये करते हैं कि
जैसे नीति आयोग में एक तरह से थिंक टैंक, एक्सपर्ट ओपिनियंस और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को और पूरी मिनिस्ट्रीज़ को हम लोग अपने विचारों से उनको अवगत कराते हैं और उनको बताते हैं कि किस तरह से करना चाहिए। इसके साथ साथ हम जो है स्टेट्स को भी बताते हैं। और हमने एक नया प्रयोग शुरू किया है अभी कि हमने स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट्स की स्थापना की है। जैसे नीति आयोग जो है देश के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है, इसी तरह स्टेट के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक उनके यहाँ भी इस तरह की एक संस्था बनाया है। तो कई स्टेट्स ने ऑलरेडी बना लिए हैं। उसके जरिए हम क्या करते हैं, उस स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट के साथ मिलके उन्हें क्या आवश्यकता है, उनकी क्या कमियां हैं देखते हैं। और सबसे बड़ी बात ये अभी हो रही है कि हमने विशेष प्रोग्राम बनाए हैं। जैसे हमने प्रोग्राम बनाया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो हम डिस्ट्रिक्ट में किस तरह से गवर्नेंस होनी चाहिए उसको इम्प्रूव करवाने के लिए, और फिर जो एक डिस्ट्रिक्ट में अच्छाई है दूसरी डिस्ट्रिक्ट में क्या खराबी है, उन दोनों को मैच करा के डिस्ट्रिक्ट के किस सेक्टर में अच्छा काम हो रहा है, किस में नहीं होता है, उसको ठीक करने के लिए ये नीति आयोग का काम है। नीति आयोग विभिन्न दिशाओं में काम करता है और थिंक टैंक की तरह काम करता है, जो कि प्लानिंग कमीशन का रोल लिमिटेड था। सर, अभी नीति आयोग का जो मिशन है ग्रीन हाइड्रोजन है, ग्रीन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो अभी ये जो अभी चल रहा है देश का मांग, और ये जो आपका जो अप्रोच हमारा देश का है, तो हम आगे कैसे ये यूटिलाइजेशन कर सके हमारा ऊर्जा को और दूसरा रॉ मटेरियल को, ताकि हमारा जो नेक्स्ट यूथ के लिए ये काम आए। देखिए, हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य इस समय क्या है, हमें ग्रोथ भी करना है पर सस्टेनेबिलिटी के साथ ग्रोथ करना है। अगर आपने मेरा भाषण सुना होगा जो मैंने नाइसन में दिया, तो उसमें मैं सब स्टूडेंट्स के साथ मैंने क्या कहा, आपको टेक्नोलॉजी करनी है पर उसके में सस्टेनेबिलिटी के साथ टेक्नोलॉजी करनी है। हाइड्रोजन का जो मुद्दा आपने उठाया वो सस्टेनेबिलिटी का एक अभिन्न अंग है। क्योंकि हाइड्रोजन हम क्यों यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा क्लीन फ्यूल है, जो कि उसके जलने से वातावरण दूषित नहीं होता है। अगर हम फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करते हैं उससे वातावरण दूषित होता है, या और भी कोई फ्यूल्स यूज़ करते हैं, कोयला यूज़ करते हैं उससे होता है। तो हाइड्रोजन अगर हम यूज़ करेंगे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए तो हमारा वातावरण दूषित नहीं होगा। पर सवाल ये होता है कि हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में बहुत कम है, तो हमें हाइड्रोजन तरह तरह से पैदा करनी है। अब हम किस तरह से पैदा करें, तो सबसे बड़ी बात होती है हाइड्रोजन पानी में है, पानी को आप इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो हाइड्रोजन निकल आएगी, पर इलेक्ट्रोलिसिस के लिए फिर पावर चाहिए आपको। अगर आपने फिर से ग्रिड की पावर यूज़ की जो कि कोयले से बनती है, तो आपकी हाइड्रोजन ग्रीन नहीं होगी, क्योंकि उसमें कोयले से जब पावर बनी तो उसमें पॉल्यूशन हुआ है ना। तो इसलिए हम सोचते हैं कि सोलर एनर्जी जो कि पॉल्यूशन नहीं करती है उसको लेके हम ग्रीन हाइड्रोजन बनाएं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करके। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो अभी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की जो घोषणा की है, उसका उद्देश्य यही है कि हमारी जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे हमारी रिफाइनरीज हैं, हमारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ है, हमारी स्टील इंडस्ट्री है, हमारी सीमेंट इंडस्ट्री है, जो आज फॉसिल फ्यूल से पावर बना के यूज़ करती हैं और कार्बन को यूज़ करती हैं, उसके बजाय वो हाइड्रोजन को यूज़ करें और हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन को यूज़ करें, तो उससे हमारे वातावरण पे असर कम होगा। ये एक मिशन है। दूसरा एक इसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी है। हाइड्रोजन एक ऐसा स्रोत है जिसको कि हम एक्सपोर्ट करके पैसा भी कमा सकते हैं। तो इसलिए ये जो हाइड्रोजन मिशन बोला गया है उसमें प्रधानमंत्री जी ने एक गोल बनाया है कि 2030 तक हम 5 मिलियन टन्स हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे, सोलर एनर्जी से, विंड एनर्जी से या न्यूक्लियर एनर्जी से, ऐसी एनर्जी जो कि क्लीन है उससे बनाएंगे और विदेशों को एक्सपोर्ट करेंगे। अब हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करना एक समस्या है, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत लाइट गैस है। 1 केजी हाइड्रोजन को रखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हम करते हैं उसको लिक्विड में बदलना है। उसका लिक्विड क्या है, मिथनॉल बना लीजिए आप, अमोनिया बना लीजिए आप, ये अभी लिक्विड फॉर्म में है, इनको ट्रांसपोर्ट करना इजी है। तो इसलिए हम मिथनॉल पे भी काम कर रहे हैं, अमोनिया पे भी काम कर रहे हैं, हम हाइड्रोजन के फर्टिलाइजर्स में भी यूज़ करेंगे।
तो जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हमारे देश का है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए है, वो हमारा वातावरण को प्रदूषण कम करने के लिए है, और तीसरी बात सबसे ज़्यादा ये है कि उसके यूज़ से हम जो है धीरे धीरे नेट कार्बन ज़ीरो, जो कि हमने 2070 में अचीव करने का उद्देश्य रखा है, उसकी तरफ भी बढ़ सकते हैं। अगर हाइड्रोजन हम खाली एनर्जी में यूज़ नहीं करेंगे, हम हाइड्रोजन मोबिलिटी में भी यूज़ करते हैं। हम हाइड्रोजन से कार चला रहे हैं आजकल, हम हाइड्रोजन से फ्यूल सेल यूज़ करेंगे, उससे बिजली पैदा करेंगे, उससे हमारी इलेक्ट्रिक कार चलेगी। तो जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बसेज हैं, ट्रक्स हैं, जो आज डीजल से चलते हैं, वो अगर हाइड्रोजन से चलने लगेंगे तो हमारा प्रदूषण कम हो जाएगा। तो मोबिलिटी हुआ, एनर्जी प्रोडक्शन हुआ, इंडस्ट्री यूज़ हुआ, इस सब में हाइड्रोजन का बहुत उपयोग होना चाहिए। इसलिए हाइड्रोजन मिशन की लॉन्च किया गया है और भारत इसमें काफ़ी अच्छी तरक्की कर रहा है। सर, अभी देश का जो मांग है कि हमारा जो बहुत आबादी अभी यंग है, उनको अभी एग्रीकल्चर में जाने के लिए तो टेक्नोलॉजी का ज़रूरत है। अभी जैसे बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट का सोच है कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन इकोनॉमी, तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन इकोनॉमी में हमारा जो नौजवान, उनको कैसे हम इस्तेमाल कर सके और उनको एम्प्लॉयमेंट कैसे दे सकते, व्हाट इज द रोल ऑफ नीति आयोग? देखिए, एग्रीकल्चर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अगर हम कन्वेंशनल तरीके से खेती बाड़ी करते रहेंगे तो हम जो है कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा था, हमने 1950s में हमारे पास खाने के लिए अन्न नहीं था, तो हमने फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, उसमें हमने एक खेती करने का तरीका अपनाया। क्या अपनाया? अच्छा फर्टिलाइज़र देना है, अच्छा पानी देना है, और हर चीज़ को बहुत पेस्टिसाइड देना है, सब देने से, और ज़मीन को उर्वरक बनाने के लिए अदर तरह तरह के फर्टिलाइजर्स देने हैं। उससे हमारी जो है खेती बढ़ी और उसका असर ये हुआ कि आज हमारे पास फूड स्टॉक्स जो हैं वो सरप्लस है, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इतने फूड स्टॉक हैं। पर इसमें एक जो गलती जो हुई उस कार्य में वो ये है कि जो तरीका था उसने हमारी ज़मीन की उर्वरता जो फर्टिलिटी है उसको कम किया। ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाल दिया तो उसमें उसके सॉइल कंटेंट ख़राब हो गए। तो अब हमें जो नए तरीके अपनाने हैं, हमें अगर अपने पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, अब हम 140 करोड़ हैं, तो खाना तो लगेगा, तो हमें अगर अपनी उत्पादकता बढ़ानी है तो उसके लिए सबसे बड़ा काम ये करना है कि नए तरीके हमें एग्रीकल्चर के पैदा करने हैं। अगर हम नए तरीके करेंगे, जैसे हम प्रिसिजन एग्रीकल्चर में क्या है, जितना पानी चाहिए उतना पानी दो, जितनी खाद चाहिए उतना खाद दो, और जो सॉइल मांगती है वो चीज़ें दो। सॉइल को अगर बोरोन चाहिए तो बोरोन दो, पोटेशियम चाहिए तो पोटेशियम दो, मैंगनीज चाहिए मैग्नीज, जो भी चाहिए सॉइल को देना है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने सब अब हमारे देश के किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड्स का वो शुरू किया है। दूसरा चीज़ है कि उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उसमें टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। जैसे हमको आज अब हम हाथ से बीज फैलाते हैं, हम यही काम जो है ड्रोन से कर सकते हैं। तो हमारे यंगस्टर्स को ड्रोन का यूज़ करना बताएं तो वो टेक्नोलॉजी सीखेंगे और उसमें उनका इंटरेस्ट भी जाएगा, बजाय इसके कि वो नॉर्मल अपना हाथ से करेंगे, उसमें इंटरेस्ट नहीं है। पर अगर हम उसको ड्रोन से काम करना सिखाएंगे, फर्टिलाइजर्स डालना है उसमें, सीडिंग करना है उसमें, या हमें ट्रैक्टर से जो है पूरा खेती करें, या हम इरिगेशन, खुला इरिगेशन के बजाय हम ड्रिप इरिगेशन करें, और नॉर्मल तरीका जो हम फर्टिलाइजर्स यूज़ करने के बजाय हम नेचुरल फार्मिंग, जो अब हम जैसे इस समय हमने सबसे ज़्यादा किया है बायोमास और नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड नेचुरल फार्मिंग। तो भारत में इस समय सबसे ज़्यादा जो पुश दिया जा रहा है वो नेचुरल फार्मिंग पे। तो हमें अपने यंगस्टर्स को जो इसमें हैं, उनके बच्चे जो किसानों के बच्चे हैं जो गांव में रहते हैं, उनको हमें नई टेक्नोलॉजीज़ में ट्रेन करना है, और ट्रेन करके उनको नई नई चीज़ें सिखाने हैं जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी आगे बढ़ेगी। कई चीज़ें ऐसी हैं एग्रीकल्चर क्षेत्र में जिनको हमने ध्यान नहीं दिया है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, हम लोग जैसे अभी
एग्रीकल्चर के साथ साथ हमारे पास लाइव स्टॉक भी होता है, गाय भैंस बकरी सब होते हैं, उनकी भी देखभाल करना होता है। अगर वो नहीं होंगे तो अब हम उसको टेलीमेडिसिन के जरिए उनकी देखभाल कर सकते हैं, उनको क्या बीमारी है वो देख सकते टेलीमेडिसिन से। जैसे आजकल टेलीमेडिसिन हमने कोरोना के टाइम में यूज़ किया अपने लोगों के लिए, जानवरों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसी चीज़ है, हमारे समुद्र में इतने ज़्यादा सीवीड होता है, हम सीवीड का कल्टीवेशन अगर उनको सिखाएं तो उनको बहुत पैसा मिलेगा, क्योंकि सीवीड में इतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स है। सीवीड में आप तरह तरह के केमिकल्स बना सकते हैं, बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। तो सीवीड कल्टीवेशन अगर हमको सिखाएं तो ये नई टेक्नोलॉजी होगी। तो टेक्नोलॉजी को लाना, नए तरीक़ों से एग्रीकल्चर करना, नए प्रिसीजन एग्रीकल्चर को लाना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करना, ये सब चीज़ें एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़रूरी है सर। और ये हमें अपने यंगस्टर्स को सिखाना है। इसके लिए हमारी जो एग्रीकल्चर की संस्थाएं हैं, ICAR है, केंद्रीय कृषि केंद्र हैं, ये सब हैं। इन सब अभी प्रधानमंत्री ने इतनी योजनाएं बनाई हैं किसानों के लिए, आपको मालूम है। उन सब में अगर जैसे जल जीवन, ये क्या नाम, सिंचाई योजना है, बीज योजना है, सीड योजना है, सब में अगर उसमें लग जाए यंगस्टर्स, सबको ट्रेन किया जाए तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। सर, हम अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन अभी शुरू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाँ, उसका विनियोग कैसे हो सकता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक रियलिटी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हमारी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करना है, बजाय इसके कि हमको आराम तलब बनाने के लिए। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनी एफिशिएंसी इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करेंगे तो हमको फ़ायदा होगा। उससे हम ऑटोमेशन करेंगे, जो हम काम ऐसे करते हैं जिसमें हमें बहुत ताकत लगती है, उसको हम ऑटोमेशन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिलाएंगे तो हमारी जो शारीरिक कार्य करना है वो कम हो जाएगा, हमारा दिमाग हम काम करेंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम इस तरह से यूज़ करें जिसमें आदमी भी उसमें शामिल हो, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने केवल लग्जरी के लिए यूज़ किया कि हम तो सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में छोड़ देंगे, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो हमारे देश के लिए, अपनी ह्यूमन रेस के लिए गलत होगा। सर, हम जो कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, हमारे पास काफ़ी सारा संस्थान है, जैसे CSR है, ICAR है, DRDO है, आपका तो काफ़ी सारा ज्ञान है। तो हम आत्मनिर्भर भारत कंप्लीटली हम इंपोर्ट को कम करने के लिए अभी क्या प्लान है? देखिए, आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं है कि हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, ये गलत डेफिनेशन है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता की डेफिनेशन ये है कि जो भी हम अपने देश में बना रहे हैं उसको बनाने के लिए हमारा जो सप्लाई चेन है उस पर हमें बाहर के मुल्कों पर ज़्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए। अगर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ कुछ हैं जो कि बाहर के मुल्क हमको नहीं दे रहे हैं तो हमें खुद उनका डेवलपमेंट करना चाहिए, उसमें हमें सेल्फ रिलायंट होना है। कुछ खनिज अगर हमारे पास नहीं है और बाहर से लाना है तो या तो हमें अपने नए खनिज खुद खोजने चाहिए, या अगर लाना है तो उसके लिए वही हमें लाना। जो चीज़ हमारे पास नहीं है वो ला सकते हैं, पर जो चीज़ हमारे पास है उसको अपने देश में बनाना चाहिए और बाहर के मुल्कों को एक्सपोर्ट करना चाहिए। तो आत्मनिर्भरता क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ में होनी चाहिए। आत्मनिर्भरता ऐसी जगह होनी चाहिए जिससे हम किसी भी कोई भी विदेशी शक्ति हमको ब्लैकमेल ना कर सके, तब आत्मनिर्भरता आती है। तो आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं कि हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे, जो चीज़ करना है वो करेंगे। पर अगर कोई भी काम हम बना रहे हैं अपने देश में तो 60 to 70% जो अपने देश में बनना चाहिए, 20-30% बाहर से लाना चाहिए, तब हम आत्मनिर्भर। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए नक्षत्र इस तरफ से ढेर सारा